ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपसे बेटा बात हो रही थी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। कुछ बातें बस इसमें चुट-पुट रह गई हैं, वो आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए, एक लफ्ज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा इसके अंदर, जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है? जेनेटिक काउंसलिंग का लफ्ज़ आपको इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, गौर से सुन लीजिए कि जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो करना कहते किसको है? जेनेटिक काउंसलिंग में किया ये जाता है कि किसी इंसान की फैमिली में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उससे कहा ये जाता है कि आप कज़न मैरिजेज़ ना करिएगा, और अगर कज़न मैरिजेज़ करें, तो उसके लिए अगर कोई टेस्ट मुमकिन हो, तो वो टेस्ट करवाने के बाद करें। ठीक है? कहना क्या चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंडीशन है आपके पास, थैलेसीमिया माइनर। ठीक है? जिसमें आपके पास, जिसको ये थैलेसीमिया माइनर है, वो दरअसल क्या होता है, वो इसके लिए हेटेरोज़ाइगस होता है। ठीक है? थैलेसीमिया माइनर है, इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए हेटेरोज़ाइगस होता है। अब जब वो उसके लिए हेटेरोज़ाइगस है, अगर उसकी शादी जो है वो मैरिज किसी कज़न के साथ हुई और वो भी थैलेसीमिया माइनर है, तो मे बी के माइनर और माइनर, ठीक है? यानी कैपिटल टी, स्मॉल टी, मे बी के ये 2 स्मॉल टी एक जगह पे उनके जो आने वाले बच्चे हैं उसमें एग्रीगेट हो जाएँ। तो इसको क्या हो जाए, इसको थैलेसीमिया मेजर हो जाए। ठीक है? आपके ज़हन में आ रहा होगा, सर क्या ये चीज़ इतनी कॉमन है? कराची में सबसे ज़्यादा जो है वो दुनिया में जो थैलेसीमिया माइनर के केसेज़ हैं, थैलेसीमिया केसेज़ हैं, जो कराची की जीन पूल में जो है वो ये चीज़ शामिल है, पाकिस्तान के जीन पूल में ये चीज़ शामिल है। तो माइनर और माइनर दोनों मिलके मेजर बनाते हैं। बाकायदा पार्लियामेंट में हमारी ये बिल पास भी हुआ है कि बिफोर द मैरिजेस थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि वालिदैन की सारी उम्र अपने बच्चों को ब्लड हर 3 महीने बाद ब्लड चढ़वाते हुए गुज़र जाती है। और याद रखिए कि जो डोनर्स होते हैं, उनको रेगुलरली अब ब्लड जाके देना होता है। ठीक है? किसी भी ब्लड डोनेशन सेंटर में जाके ब्लड देना होता है, तो ये सबके लिए जो है वो मसले-मसाइल का बाइस। ठीक है? जब किसी चीज़ का इल्म है, तो उसको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। तो जेनेटिक काउंसलिंग में मैंने आपको सिर्फ़ एक थैलेसीमिया माइनर की मिसाल दी है। थैलेसीमिया माइनर के अलावा और भी बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो कि आपके पास, देखें, ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। जब ज़्यादातर बीमारियाँ ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, तो वो बीमारी छुपी हुई है। जब तक कि वो पर्सन हेटेरोज़ाइगस है, वो बीमारी जो है वो छुपी हुई। अगर वो बीमारी जो है बच्चों में आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह यही है कि वो पर्सन जो है वो आपके पास, वो बच्चा जो है वो दरअसल अपने फादर और मदर दोनों से वो जीन्स ले रहा है। इसी तरह और बीमारियाँ, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, अल्कैप्टन है, ठीक है? और इसके अलावा आपके पास सिकल सेल एनीमिया है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आपके पास ऐसा मुमकिन है कि वो आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उसके अंदर जो है ये बीमारी आ जाए, ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से। तो जेनेटिक काउंसलिंग में डॉक्टर जो है वो काउंसल करते हैं, ठीक है, कि आपके पास ऐसे कपल्स आगे बच्चे पैदा ना करें जो कि जो है वो बच्चों के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर का बाइस। एक ये बात बताना थी, और दूसरी बात बताना थी आपको, जीनोम लाइब्रेरी।
देखिए जीनोम लाइब्रेरी आपके पास है कलेक्शन ऑफ जीन्स, लाइब्रेरी कहलाता है कलेक्शन ऑफ जीन्स अंडर वन रूफ, कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ जीन्स अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे जीन्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? एक ही छत के नीचे जो जीन्स का कलेक्शन होगा वो कहलाएगा जीनोम लाइब्रेरी। मैंने आपको पीछे बताया है कि किसी को अगर जीन थेरेपी करवानी है और उसको जीन चाहिए, कौन सा उसको जीन चाहिए? SCID का एडिनोसिन डियामाइनेज का जीन चाहिए तो वो इस लाइब्रेरी से उसका क्लोन जो वो हासिल कर सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का चाहिए तो वो उससे हासिल कर सकता है। अब उसकी कीमत अदा करेगा वहां पे, और कीमत अदा करके जो वहां से ले लेगा, ठीक है। इसी तरह एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का जीन चाहिए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के अलावा आपके पास इरेथ्रोपोइटिन है उसका जीन चाहिए, इंसुलिन का जीन चाहिए, तो ये सारे जीन जो है वो उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होंगे, और इससे जो है वो आपके पास जो रिसर्च की कॉस्ट है वो निकाली जाती है, ठीक है। जो जीन्स इतने सस्ते नहीं होते, ठीक है, इसकी कॉस्ट जो है वो उसमें कंपलसेट की जाती है, जो इससे पहले जो है वो उसको हासिल करने में बियर कर चुके होते हैं, तो वो कॉस्ट जो है वहां पे डिवाइड होती है, ठीक है। तो जो भी आपके पास इंसुलिन का जीन है, अब वो उसकी कॉपीज करके, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी चाहती है कि ग्रोथ हार्मोन बनाए, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी चाहती है इंसुलिन बनाए, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास वहां से उस लाइब्रेरी से जीन्स हासिल करके की जा सकती, ठीक है। तो जीनोम लाइब्रेरी का बेसिक मकसद आपके पास यही। चलें, इसके अलावा आपके पास एक और चीज जो मैं बता रहा था, आप शायद किसी से सुनेंगे या पहले सुना होगा आपने, बबल बेबी सिंड्रोम। बबल बेबी सिंड्रोम, ये दिस इज अनदर नेम फॉर SCID के लिए ये दूसरा नाम, आपकी किताब में ये नाम नहीं दिया हुआ, हमने वैसे ही आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया, इसलिए आखिर में बता रहा हूँ। लेकिन एक बच्चे को बचाया गया जिसको SCID थी, एक शीशे का ऐसा केज उसमें बंद करके, ठीक है। इस बच्चे की इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि आप समझ लें व्हाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स बिल्कुल भी नहीं, इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं। जब इसकी इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है तो शीशे के केज के अंदर जो है, ठीक है, इस शीशे के केज के अंदर जो है रख कर इस बच्चे को बचाया गया, लेकिन कम से कम भी इसके 10 से 15 साल तक इसको उसमें रखा गया, और कहते हैं $1 मिलियन जो है इस एक बच्चे की जान बचाने में जो है वो इस्तेमाल हुआ। इस शीशे में जो भी एयर भी दाखिल होती बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाती, ठीक है, जो भी एयर बाहर से अंदर आती उसको इतना स्टरलाइज रखा गया था कि कोई किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर जाने की इजाजत ना थी, ताकि बच्चे को वो इन्फेक्ट ना कर सके। तो इस तरीके से क्या किया गया, इस तरीके से उस बच्चे की जान बचाई गई, ठीक है। उस तरीके से इस SCID वाले बच्चे की जो है वो जान जो है वो बचाई गई, और तकरीबन ऐसा था कि 15 साल तक उसको इस जो भी खाना पीना वगैरह वो सब इसको इस शीशे के जो पिंजरा है इसमें दिया जाता था, ठीक है। तो ये कहलाता है बबल बेबी। वो शीशा जो इसके गिर्द था वो जस्ट लाइक राउंडेड बबल था, तो इसलिए इसको नाम देते हैं बबल बेबी सिंड्रोम। चलें, तो ये आपसे बात हुई किसके बारे में? ये आपसे बात हुई है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपसे मजीद बात करूंगा नेक्स्ट टू इट इज बायोटेक्नोलॉजी के बाद मैं जिस चैप्टर की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है बेटा, वो चैप्टर है आपके पास वेरिएशन इन जीन, ठीक है। वो चैप्टर है आपके पास वेरिएशन एंड जीन।
वेरिएशन जीन के वो एस्पेक्ट जो कि खास तौर पे आपके एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं, ठीक है, आप इस चैप्टर के अंदर खास तौर पे उन टॉपिक्स को फोकस करेंगे। ठीक है, आप इस चैप्टर के अंदर खास तौर पे उन टॉपिक्स को जो है वो फोकस करेंगे वेरिएशन एंड जीन के अंदर। इसमें मैं आपको फिलहाल जो बेसिक नॉलेज है वहां से शुरू करूंगा। ठीक है, जो बेसिक नॉलेज है आपके पास मैं वहां से शुरू करूंगा। बेसिक नॉलेज में आपके पास जो वेरिएशन जीन से रिलेटेड है उसमें सबसे पहले आपके पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अगर आपको पेडिग्रीज वगैरह मुझे समझानी है तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आना चाहिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको ह्यूमंस पे रख के समझाता हूं। देखें, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसके सेल के एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन ए मौजूद है और दूसरे पे जीन बी मौजूद है। ठीक है, एक उसको फादर की तरफ से मिला है, एक उसको मदर की तरफ से मिला है। फर्ज करें मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है और मेरे सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? मेरे सेल्स के अंदर जो है वो आपको एक क्रोमोसोम पे ए और दूसरे क्रोमोसोम पे आपको बी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये सेल अगर फॉर एग्जाम्पल की जर्म सेल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल अगर जर्म सेल है और ये क्या करता है, ये अगर गैमीट बनाता है, ठीक है, तो गैमीट बनाता है तो होगा क्या? आपके पास होगा ये कि मियोसिस के जरिए जो गैमीट्स बनते हैं वो 4 बनते हैं, तो ये जीन्स जो है वो गैमीट में ट्रांसफर हो जाएंगे, 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, ये जीन्स जो है वो गैमीट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। आधे गैमीट्स में ए होगा, आधे गैमीट्स में बी होगा। ठीक है, आपने अगर मियोसिस पढ़ी हुई है, देखिए मियोसिस या माइटोसिस कोई कम से कम 9th में बायो पढ़कर आ रहा होगा तो उसने जरूर पढ़ी हुई है। ठीक है, इस दौरान होता क्या है कि क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स पे खींचा जाता है, इसे हम सेग्रीगेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम सेग्रीगेशन का नाम देते हैं। तो जीन्स जो है वो गैमीट्स बनने के दौरान क्या होता है, जीन्स जो है वो गैमीट्स बनने के दौरान जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम सेग्रीगेशन का नाम देते हैं। अब इसमें आपको बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि किसी के जहन में ये बात आए कि सर चले आपका ब्लड ग्रुप ए बी था, अगर हमारा ग्रुप ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें क्या होगा? अब यहाँ तो एक ही लेटर लिखा हुआ है, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, कैपिटल ए होता है, तो वो या तो होमोजाइगस ए होते हैं या वो हेट्रोजाइगस ए होते हैं। ठीक है, या तो वो होमोजाइगस ए होंगे या वो हेट्रोजाइगस ए हो। ठीक है, यानी कि आप कंसीडर करें कि हम उनकी बॉडी में हम क्रोमोसोम्स के ऊपर ये अज्यूम करेंगे कि एक क्रोमोसोम पे ए होगा और दूसरे क्रोमोसोम पर भी ए होगा, या हम अज्यूम करें कि उनका जो सेल है उसमें एक क्रोमोसोम पे आपके पास कैपिटल ए होगा और दूसरे पे आपके पास ओ मौजूद होगा। अब जब मियोसिस के दौरान जब पोल्स पे, अपोजिट पोल्स पे ये क्रोमोसोम जो है वो खींचे जाएंगे और उससे गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स अब उसी हवाले से बनेंगे कि जहां पे आपके पास ए ओ मौजूद है तो वहां पर आपके पास क्या है कि 2 गैमेट्स में ए और 2 गैमेट्स में ओ के जीन्स होंगे, या अगर दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ए और ए मौजूद है तो इस तरह बनने वाले जो गैमेट्स होंगे उन सब में क्या मौजूद होगा? उन सब में ए मौजूद होगा। ठीक है, यही तरीका बिल्कुल आपके पास क्या है? यही तरीका आपके पास बिल्कुल ब्लड ग्रुप बी के लिए। ठीक है, यही तरीका आपके पास ब्लड ग्रुप बी के लिए है कि जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है या तो वो होमोजाइगस बी होगा या वो हेट्रोजाइगस बी होगा। ठीक है, या तो वो होमोजाइगस बी होगा या वो हेट्रोजाइगस बी होगा। यानी कि आपके पास दोनों क्रोमोसोम्स पे या तो बी और बी मौजूद होंगे, या एक क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर बी होगा और दूसरे पे ओ मौजूद होगा।
जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो सारे के सारे गैमीट्स जो हैं, मियोसिस के रिजल्ट में 4 गैमीट्स बनते हैं, इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इसके जो गैमीट्स बनेंगे आपके पास, उसमें क्या होगा कि आधों में बी होगा और आधों में जो है वो ओ होगा। इसी तरह किसी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ओ है, मैं यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप नहीं समझा रहा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जीन्स कैसे सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, जो बेसिक नॉलेज। और याद रखिए, किसी को कुछ पता हो ना हो, मेडिकल के स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप सबको पता होता है। अब किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास दोनों क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स मौजूद हैं, उनकी पॉसिबिलिटी सिर्फ किसकी है, उनकी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ओ है कि जब गैमीट्स बनेंगे तो तमाम के तमाम गैमीट्स के अंदर क्या मौजूद होगा, तमाम के तमाम गैमीट्स के अंदर जो है ओ के जीन्स मौजूद होंगे, ठीक है, तमाम के तमाम गैमीट्स के अंदर ओ के जीन्स मौजूद होंगे। ये खास बात है आपके पास ब्लड ग्रुप ओ की। ओ जो है वो एक्चुअली रेसेसिव है, ठीक है, याद रख लीजिए कि ओ जो है आपके पास यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी जो है, ये दोनों आपके पास डोमिनेंट जीन्स, ठीक है, ये आपके पास डोमिनेंट जीन्स है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है, ये दरअसल आपके पास क्या है, ये दरअसल आपके पास रेसेसिव जीन, यानी कि डोमिनेंट जीन्स कौन से जीन्स होते हैं, डोमिनेंट जीन्स वो जीन्स होते हैं कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है, हेट्रोजाइगस का मतलब ये कि दो मुख्तलिफ अगर जीन्स मौजूद हों, तो ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप अगर ए नजर आ रहा है तो हम कहेंगे ए डोमिनेंट है ओ के ऊपर। तो इस कंडीशन में आपके पास ये जो ए जो है ये कहला रहा है डोमिनेंट जीन, और ओ जो है ये कहला रहा है रिसेसिव जीन। इसी तरह अगर मैं बी ओ की बात कर रहा हूं, तो ब्लड ग्रुप आपके पास बी है, ठीक है, ब्लड ग्रुप आपके पास बी है, तो बी दरअसल आपके पास क्या है, डोमिनेंट, और ओ दरअसल आपके पास क्या है, रिसेसिव, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से बात निकलती है, ठीक है, यहीं से आपके पास बात निकलती है किस चीज की, कि अगर मैं कह रहा हूं कि एओ वाले का ब्लड ग्रुप ए है और बीओ वाले का ब्लड ग्रुप बी है, तो ये ए और बी दरअसल क्या है, ये ए और बी दरअसल है फिनोटाइप्स, ठीक है, ए और बी दरअसल क्या है। मैं स्लाइड्स आपसे इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। जो ब्लड ग्रुप ए आपको नजर आ रहे, ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली द फिनोटाइप। जो ब्लड ग्रुप बी नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द फिनोटाइप। किसी का ब्लड ग्रुप ओ नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द फिनोटाइप। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द फिनोटाइप। अब इस तरह से आपके पास जो ए वाला है, उसकी पॉसिबिलिटी कैपिटल ए और कैपिटल ए या ओ हो सकता है, तो ये हो गई दरअसल इसकी जीनोटाइप। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी ओ हो सकता है, तो ये भी हो गई है दरअसल इसकी जीनोटाइप, ठीक है। किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो दोनों ओ मौजूद होंगे, ये हो सकती है इसकी जीनोटाइप। और ए बी की जो जीनोटाइप है, वो जो फिनोटाइप सेम है वही उसकी जीनोटाइप होगी, ठीक है। कोई कहे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो उसकी फिनोटाइप बता रहा है, उससे पूछा जाए उसकी जीनोटाइप क्या होगी, तो कहेगा ए बी जीनोटाइप है, ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम पे ए होगा, एक पे बी होगा। तो फिनोटाइप बेटा दरअसल क्या कहलाती है, फिनोटाइप कहलाती है फिजिकल मेकअप, ठीक है, फिनोटाइप कहलाती है फिजिकल मेकअप, और जीनोटाइप कहलाती है जेनेटिक मेकअप, ठीक है, जीनोटाइप कहलाती है जेनेटिक मेकअप। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई पेशेंट है, फॉर एग्जाम्पल वो किस चीज का पेशेंट है, वो है फिनाइल कीटोन यूरिया का पेशेंट, ठीक है, कोई पेशेंट है और वो किसका पेशेंट है, फिनाइल कीटोन यूरिया का पेशेंट।
तो देखें, फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर कैपिटल पी होता है, कैपिटल पी स्मॉल पी होता है, और स्मॉल पी होता है। कैपिटल पी तो ये नॉर्मल होता है, कैपिटल पी स्मॉल पी है तो ये पर्सन भी नॉर्मल है। फिनाइल कीटोन यूरिया जो सफर कर रहा होता है, उसकी जीनोटाइप जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी स्मॉल पी। ठीक है, तो ये चीज दरअसल क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है दरअसल जीनोटाइप। ठीक है, कि उसकी जीनोटाइप दरअसल क्या है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया वाले की जीनोटाइप क्या मिलेगी? आपको मिलेगी स्मॉल पी और स्मॉल पी। ठीक है, तो फिजिकल मेकअप कहलाता है फिनोटाइप, जेनेटिक मेकअप कहलाता है जीनोटाइप। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आइए, देखिए हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्रोमोसोम्स जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे ऑटोसोम्स, और जो 2 क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, 44 मिलेंगे आपको ऑटोसोम्स और 2 मिलेंगे आपको सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है, फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स और एक्स होता है। ठीक है, मेल्स में होता है एक्स वाई, और फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स में होता है एक्स और एक्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखिए, जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, बज़ाहिर तो देखें मैं आपके व्हाइट बोर्ड पे सारी बातें कर रहा हूँ, मेरी नज़र में आप जो पूरी क्लास बैठी हुई थी और जो मैं उनसे क्वेश्चन वगैरह कर चुका हूँ, कि मुझे ये भी ज़रूरत है कि मैं बहुत बेसिक से इस चैप्टर को उठाऊँ। ऑलरेडी आई नो वेरी वेल कि मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो शायद मेरी बात सुन के बोर हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन बेसिक्स की बेटा बात नहीं करूंगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो कि मेरी कोई बात अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो मैंने बहुत टॉपिक बेसिक से उठाए, और ये इसको उठाए बगैर हम आगे बात कर नहीं सकते। मेरा एक्चुअल टारगेट ये है कि आपके एग्जाम में बेटा पेडिग्री ट्रीज आते हैं। वेरिएशन जीन में आपसे मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई एमकैट के अंदर वो आपसे एपिस्टेसिस पूछे। प्लियोट्रॉपी उन्होंने पूछा हुआ है आपके एग्जाम्स में। मैंने अभी तक नहीं देखा कि आपसे कोई बहुत ही जो सख्त जेनेटिक्स होती है वो पूछें, लेकिन जो बेसिक पेडिग्री ट्री की जो जेनेटिक्स है वो जरूर पूछते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट होना है। ठीक है, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सवालात बहुत सारे हैं, सवालात की भरमार है कि मैं आपको पेडिग्री ट्री में जो है ना वो एक्सपर्ट कर दूं। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, पेडिग्री ट्री तक पहुंचने के लिए सारी बेसिक्स बेटा आपको पता होनी चाहिए। और से सुनिएगा कि देखें, कुछ जीन्स हमारे ऑटोसोम्स पे होते हैं और कुछ जीन्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं। स्टूडेंट्स पता है क्या समझते हैं? स्टूडेंट ये समझते हैं कि हर जीन हर क्रोमोसोम पे मौजूद है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे इंसुलिन के जीन्स 3rd पेयर पे मौजूद हैं और 19वें पेयर पे मौजूद हैं, ठीक है, टोटल 23 पेयर्स आपके पास क्रोमोसोम्स के हैं। ठीक है, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो 23 पेयर्स में से हर क्रोमोसोम पे हर जीन मौजूद नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें। तो जीन जो है वो दरअसल आपके पास ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो जीन्स ऑटोसोम्स में मौजूद हैं, जो बीमारियों के जीन्स, तो हम कहते हैं कि वो दरअसल ऑटोसोमल लिंक इनहेरिटेंस में आते हैं, यानी कि वो आपके पास ऑटोसोमल डिजीजेस। ठीक है, जो भी डिजीजेस, ठीक है, जो भी डिजीजेस ऑटोसोम्स पे मौजूद हैं, जो भी डिजीज के जीन्स ऑटोसोम्स पे मौजूद हैं, हम उनको नाम देते हैं कि वो ऑटोसोमल लिंक इनहेरिटेंस में आते हैं। ठीक है, ऑटोसोमल लिंक इनहेरिटेंस में आते हैं तो या तो वो बेटा ऑटोसोमल रेसेसिव होंगी या वो होंगी ऑटोसोमल डोमिनेंट।
और जो बीमारियों के जीन्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम पे भी कौन से, खासतौर पे एक्स पे मौजूद, तो हम उसके बारे में कहते हैं कि वो बीमारियां दरअसल सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव या सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट होंगी। सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव होंगे या हम नाम देंगे उनको सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट होते, ठीक है। तो वो जो बीमारियां हैं ना आपके पास, वो सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव या सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट होंगे। सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट आपसे कोई भी नहीं पूछेगा आपके कोर्स में, नहीं। ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव, ये 3 तरह की जो बीमारियां हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बेसिकली देने जा रहा हूं, ठीक है। ये ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारियां कौन सी हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारियां कौन सी हैं, सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव बीमारियां कौन सी हैं, ठीक है, इसके बारे में बेटा आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, मैंने अभी आपसे बेटा फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में बात की है, ठीक है। मैंने आपसे फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में बात की है। अल्केप्टन यूरिया का नाम सुना है आपने, थैलासीमिया का नाम सुना है आपने, फर्स्ट ईयर के अंदर लाइसोसोम डिजीज में टे-सेक का नाम सुना है आपने, गॉशर्स का नाम सुना है आपने, क्रेब्स का नाम सुना है, ठीक है, आपने क्रेब्स डिजीज का नाम सुना है। इसके अलावा आपने सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना है, ठीक है। इन सब के जो जीन्स हैं ये दरअसल ऑटोसोम्स पे मौजूद होते हैं, ठीक है। ये ऑटोसोम्स पे मौजूद हैं और ये आपके पास ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारियां, ठीक है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, बीमारी का नाम है, अभी बायोटेक्नोलॉजी मैंने टॉपिक खत्म किया, आप बुक चैप्टर खोलेंगे तो आपको उसके अंदर हंटिंगटन्स कोरिया का नाम मिलेगा। क्योंकि मुझे ये चैप्टर शुरू करना था इसलिए कि मैं इसी में आपको हंटिंगटन कोरिया बता दूंगा। कोरिया का वर्ड आया कोरियोग्राफर से। कोरियोग्राफर किसे कहते हैं, डांस सिखाने वाले को कहते हैं कोरियोग्राफर। तो जो हंटिंगटन कोरिया है, इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली ब्रेन का डिसऑर्डर है कि हंटिंगटन कोरिया में ऐसे लोगों को दौरे पड़ते हैं, और जब दौरे पड़ते हैं तो उन दौरों का अंदाज ये है, देखें दौरे एपिलेप्सी में भी पड़ते हैं, ठीक है, फेब्राइल फिट्स भी होते हैं। इसमें जो दौरे पड़ते हैं गुमान होता है कि शायद वो डांस कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हंटिंगटन कोरिया। तो ये बीमारी दरअसल क्या है, ये बीमारी दरअसल आपके पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट। जहन में आएगा सर हमें और कितनी बीमारियां याद रखनी है, बहुत ज्यादा नहीं याद रखनी, चंद याद रखनी, ठीक है। ये आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं फेमाइलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है, फेमाइलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये भी आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी, जिसका जिक्र मैंने आपको उसमें किया था जब मैं आपको जीन थेरेपी पढ़ा रहा था। वो खातून जो है वो डॉक्टर के पास आई कि मेरी जो है वो जीन थेरेपी की जाए या मुझे जो है वो ऐसा इलाज बताया जाए कि मेरा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। तो आपको बहुत ज्यादा ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारियां याद नहीं रखनी, ये 2 याद रखनी, ठीक है। इसके बाद आइए जो सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव बीमारियां हैं, वो मैं आपको बस 3 बता रहा हूं, आपने वो याद रखनी, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव जो बीमारियां हैं वो बेटा आपने बहुत ज्यादा याद नहीं रखनी, आपने सिर्फ चंद याद रखनी, ठीक है। 3 मैं आपको बता रहा हूं, वो 3 जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। इन 3 में आपके पास एक है आपके पास हीमोफीलिया,
ठीक है, एक है आपके पास हीमोफिलिया, दूसरी जो आपके पास मौजूद है वो आपके पास है कलर ब्लाइंडनेस, और तीसरी जो मौजूद है वो आपके पास है, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव बीमारी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, आपको ये 3 बीमारियों से सामना होगा। ठीक है, आपको इन 3 तरह की बीमारियां जो हैं इनसे सामना होगा, ये आपको सबसे पहले अपनी बेसिक नॉलेज में ये ऐड करना है। और एक बात याद रखिए, कभी आप ये डिसाइड ना कर सकें कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है, तो आप बस एक काम करें, ये जो सेकंड हेडिंग और थर्ड हेडिंग मैंने बता दी है ना, ये याद रख लें बस। अगर इसके अलावा है तो समझ लें वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, अगर वो उसके अलावा होगी तो बेटा वो क्या होगी, वो आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी होगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है अपनी जगह पे, मिसाल के तौर पे एक मरीज आया डॉक्टर के पास, कहने लगा कि भाई हमारी फैमिली में हंटिंगटन की बीमारी है, तो मुझे बताएं कि मुझे हंटिंगटन होगा कि नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा कि देखें, किसी इंसान के पास जीन्स मौजूद हैं अगर हंटिंगटन के, तो हंटिंगटन के अंदर जो दुनिया में रेशो है कि ऐसा होता है कि आमतौर पे हंटिंगटन या तो 6 साल की उम्र से कम उम्र में एक्सप्रेस हो जाते हैं इसके जीन्स, या 40 साल तक एक्सप्रेस नहीं होते, 40 साल के बाद एक्सप्रेस होते। ठीक है, तो याद रखिए कि जीन्स का मौजूद होना भी गारंटी नहीं है कि वो बीमारी होगी। ठीक है, कि जीन्स जो है वो किसी वजह से मास्किंग इफेक्ट में मौजूद है। ध्यान में आएगा सर, मास्किंग इफेक्ट क्या होता है? इसके मास्किंग इफेक्ट के लिए मैं आपको बताऊं, आपके अपने हाथों के जो सेल्स हैं, क्या उसमें इंसुलिन और दूसरे ग्रोथ हार्मोन वगैरह के जीन्स मौजूद है ना, तो लेकिन वो आपके हाथ में ना ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं ना इंसुलिन बना रहे हैं। जो आपके हाथों में ना वो इंसुलिन बना रहे हैं ना वो ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं, तो दरअसल उसके ऊपर कुछ केमिकल्स कोट हो जाते हैं। जो वो केमिकल्स कोट हो जाते हैं, तो केमिकल कोट होने के बाद अब वो जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं होते। ठीक है, अब वो जो जीन्स आपके पास मौजूद हैं, वो जो जीन्स हैं आपके पास, वो एक्सप्रेस नहीं होते। जब वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे, तो आपको किसी किस्म की कोई भी फेनोटाइपिक इफेक्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, चलें, ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, आपने इसके अंदर बेसिक्स में जो चीजें देखनी है, ठीक है, आपने इसके अंदर जो बेसिक्स में चीजें देखनी है, मैं जितना भी आपका बैकग्राउंड ये बनवा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये जितना भी आपका बैकग्राउंड बनवा रहा हूँ, तो ये दरअसल मैं आपका बैकग्राउंड बनवा रहा हूँ कि आप जो है वो आगे पेडिग्री ट्री करने के काबिल हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको पहले छोटे छोटे क्रॉसेस दूंगा, और जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, इस सारी की सारी बातें मुझे पेडिग्री ट्री जो है उसको समझाने के लिए करना बहुत जरूरी। ठीक है, मिसाल के तौर पे पेरेंट्स आर नॉर्मल फॉर अल्कैप्टन यूरिया, पेरेंट जो है वो अल्कैप्टन यूरिया के लिए नॉर्मल है, बट one of the child has alkaptonuria. One of the child has alkaptonuria. जब ये सेंटेंस लिखा हुआ है और मैंने लिखा है वन ऑफ द चाइल्ड हैज alkaptonuria, तो देखें, इसको देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि ये जो है चाइल्ड के लिए वर्ड बॉय और गर्ल का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये उसका मतलब ये है कि ऑटोसोमल बीमारी की बात की जा रही है। अब इसको हम नॉर्मल ऐसी क्रॉस अगर करें तो क्रॉस कैसे शो करेंगे, ये देखिए, मैंने आपसे कहा मैं बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ। फादर मदर, फादर की जीनोटाइप होगी कैपिटल ए स्मॉल ए, मदर की जीनोटाइप होगी कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, फादर के जो गैमेट्स बनेंगे वो ये बनेंगे,
मदर के जो गैमेट्स बनेंगे वो ये बनेंगे। आपके जहन में आएगा कि सर 4 गैमेट्स क्यों नहीं बना रहे, मियोसिस से 4 बनते हैं। तो देखें आपकी मर्जी, आप 4 बनाएं या 2 बनाएं, बात एक ही है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप ये पनेट बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ये पनेट बॉक्स आप बनाएंगे। पनेट बॉक्स बनाने में एक तरफ आप कैपिटल ए लिख रहे हैं, दूसरी तरफ स्मॉल ए लिख रहे हैं, एक तरफ कैपिटल ए लिख रहे हैं, दूसरी तरफ स्मॉल ए लिख रहे हैं। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। देखें जिसके पास कैपिटल ए जीन्स मौजूद हैं, ये बच्चा इनका नॉर्मल, अगर किसी बच्चे के पास ये जीन्स आ जाएं तो वो नॉर्मल होगा। किसी के पास अगर ये जीन्स आ जाएं तो ये नॉर्मल होगा। अगर किसी के पास ये जीन्स आ जाएं तो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर किसी के पास स्मॉल ए जीन्स आ जाएं तो ऐसा बच्चा जो है वो आपके पास ये अल्कैप्टन यूरिया सफर करेगा। ठीक है, ये बच्चा जो है वो आपके पास अल्कैप्टन यूरिया जो है वो दरअसल सफर करेगा। अच्छा, अब थोड़ा और स्क्रीन पे कि पेरेंट्स नॉर्मल हैं, पेरेंट्स के नॉर्मल होने को दिखाते कैसे। ये देखिए मैंने एक तरफ फादर बनाया हुआ, तो देखें फादर को हम इस तरह से स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर से शो करेंगे। मदर भी नॉर्मल है, मदर को हम सर्कल से शो करेंगे। ये की याद रख लें, स्क्वायर शेप जो है वो मेल के लिए है और जो सर्कल है वो फीमेल के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा ये गया है कि पेरेंट्स जो है वो नॉर्मल है। जब पेरेंट्स नॉर्मल हैं तो हमने उनको वैसे ही शो कर दिया। अब इनके जो बच्चे आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि एक बच्चा, एक बेटा इनका नॉर्मल है, ठीक है, बेटी नॉर्मल है, ठीक है, बेटा नॉर्मल है, लेकिन एक बच्चा जो है वो इनका बीमार है, अल्कैप्टन यूरिया सफर कर। तो पेडिग्री ट्री जो है वो आपके पास कुछ ऐसा शो कर रहा होगा। मैंने डिजीज 1 को मैंने रेड से शो किया हुआ है, ठीक है, वो दरअसल आपके पास जो पेडिग्री ट्री होगा वो इस तरह से शो कर। अब यहां पे मैं आपसे बात करूं कि आपको ये जो बॉक्स नजर आ रहे हैं, स्क्वायर शेप और जो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल शो कर रहा है किसको, ये नॉर्मल को शो कर रहा है। और जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अगर ये हो या ये हो तो ये दरअसल शो करेगा क्या, ये डिजीज को शो करेगा। ठीक है, तो मैंने एक तरफ आपको पेरेंट्स, फादर और मदर लिख के बताए कैसे उसके गैमेट्स बनेंगे, और दूसरी तरफ मैंने आपको यहाँ पे ये पेडिग्री ट्री बनाकर दिखाया है। ठीक है, मैंने दूसरा आपको ये पेडिग्री ट्री बना के दिखाया है, एंड दिस इज द पेडिग्री ट्री फॉर द, ठीक है, ये जो पेडिग्री ट्री है आपके पास, ये किसको शो कर रहा है, ये दरअसल ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन जो है उसको शो कर रहा है। ठीक है, ये दरअसल ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन को शो कर रहा है। अब एग्जाम में देखें आपके पास क्या होगा, एग्जाम में आपके पास ये पेडिग्री ट्री बना हुआ आएगा जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास बना हुआ आएगा। आपने करना क्या होगा, मैं बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। अब हम इसके रेड वाले के बारे में कह रहे हैं, इसको अल्कैप्टन यूरिया है। तो देखें अगर आपको कंफर्म हो गया कि ये ऑटोजोमल रेसेसिव बीमारी है तो आप इसके नीचे बेसिक इसकी जीनोटाइप लिख दें। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, ये जो ब्लू से मैंने स्मॉल ए लिखा है, आप सारे मुझे अटेंटिव चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारे मुझे अटेंटिव चाहिए कि लाजमी एक स्मॉल एस ने फादर से लिया है और एक स्मॉल एस ने मदर से लिया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या है, ठीक है, तो आपको इसके अंदर एम्बिगिटी का शिकार नहीं होना चाहिए। बास स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे शायद एम्बिगिटी का शिकार इस वजह से हो कि सर पेरेंट्स तो देखें नॉर्मल है। अब पेरेंट्स जब नॉर्मल है तो वो मे बी कि वो होमोजाइगस हो, यानी कि मे बी वो कैपिटल ए वाले हो। तो देखें
ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कैपिटल है कैपिटल वाले, क्योंकि जो बच्चा इनका एक आ रहा है उसके अंदर स्मॉल ए वाले जीन्स मौजूद हैं, तो एक फादर में की तरफ से आएगा, एक मदर की तरफ से आएगा। जब आपके पास एक फादर की तरफ से आएगा और एक मदर की तरफ से आएगा, तो वालिदैन जो आपको यहाँ पे दोनों नजर आ रहे हैं, वो लाजमी इस बीमारी के लिए क्या होंगे? वो लाजमी इस बीमारी के लिए हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ये पहला जो मैंने आपको क्रॉस करके बताया है ऑटोसोमल रिसेसिव। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिसको आप देखकर पहचान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अल्कैप्टन यूरिया जो है उसका नाम सुना, तो अल्कैप्टन यूरिया जो है वो आपको पता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। ठीक है, अल्कैप्टन यूरिया जो है वो आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो बहुत सारी क्रॉसेस में आपको जो है वो बीमारी का नाम बताकर, ठीक है, बीमारी का दरअसल नाम बताकर आपको दरअसल उसका स्टेटस बता दिया जाएगा कि वो दरअसल एक्चुअली है तो क्या। ठीक है, तो जब मैंने क्रॉस में अल्कैप्टन यूरिया मेंशन कर दिया, उसका मतलब है मैंने आपको बता दी। करें आप जरा इसको अपने पास नोट करें। आपको नोट क्या करना है? आपको ये दोनों नोट करने, जो मैंने क्रॉस करके बताया है और जो पेडिग्री ट्री मैंने बताया है, ये दोनों आपने करने। वो स्टूडेंट जिन्होंने चैप्टर 8 ऑलरेडी किया हुआ है, उनको भी इसमें सीखने की चीजें मौजूद हैं, और जो क्या कहते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, मैं बहुत बेसिक बात मैंने इस पे की है। पहले मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया कि हर एक के पास उस कैरेक्टर के दो जीन्स मौजूद होते हैं, एक फादर की तरफ से आता है, एक मदर की तरफ से आता है। ब्लड ग्रुप ए बी की मैंने आपको मिसाल दी। किसी के ध्यान में ये बात आए कि सर कैपिटल ए स्मॉल ए क्यों लिखा, दो लेटर्स क्यों लिखे? भाई एक क्रोमोसोम फादर से आता है, एक मदर से आता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो इसीलिए दो लेटर्स जो है वो लिखे जाते हैं। इस स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है, इस पे हमने आपसे बात की ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। चलें, इसके बाद आइए नेक्स्ट आपसे बात करने जा रहा हूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में। आपसे बात करने जा रहा हूँ। The second thing is going to tell you is autosomal dominant। अब इसमें जो सिनेरियो बेटा आपको मिलेगा, आपके पास वो क्या होगा? पेरेंट्स आर सफरिंग हंटिंगटन, but out of 4 children, 1 is normal। इनका एक बच्चा नॉर्मल है, बाकी सारे बच्चे भी हंटिंगटन सफर कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो ये देख लें कि हंटिंगटन होती कब है। ये कैपिटल एच और कैपिटल एच मौजूद है, ठीक है। अगर दोनों कैपिटल एच जीन्स मौजूद हों तो याद रखिए कि इसको हंटिंगटन होगी। अगर एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच मौजूद हो तो इसको भी हंटिंगटन होगी। और अगर दोनों स्मॉल एच जीन्स मौजूद हों तो ये बच्चा जो है वो नॉर्मल हो। सबसे पहले तो उसकी जेनेटिक्स आपको पता होनी चाहिए, यानी कि उल्टा है। आपने पीछे जो देखा उसमें ये था कि दोनों स्मॉल जीन्स हो तो वो एबनॉर्मल होता है ऑटोसोमल रिसेसिव में। यहाँ पे उसके उलट है, ठीक है। यहाँ पे दोनों स्मॉल जीन्स होंगे तो वो नॉर्मल होगा। इसे हम नाम देते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द क्वेश्चन कि पेरेंट्स जो है वो हंटिंगटन सफर कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके उनमें से एक बच्चा जो है वो हंटिंगटन सफर नहीं कर रहा। तो देखें, ये जो कंडीशन आपके पास मौजूद है वो कंडीशन आपके पास है। एक तो चीज आपको ऑप्शन में दी जा सकती है कि जीन्स अभी तक एक्सप्रेस नहीं हुए। मैंने आपको बताया 6 साल की उम्र तक या 40 साल की उम्र तक भी एक्सप्रेस रहते, 40 साल के बाद आगे एक्सप्रेस होते, वो अपनी जगह पर। यहाँ पर उस चीज से एक्सक्लूड करके जो है, ठीक है, यहाँ पे उस चीज से एक्सक्लूड करके जो है वो बात की जा रही। तो अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा। सबसे पहले मैं आपको क्रॉस करके बता रहा हूँ, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, ठीक है। कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच। अब जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो गैमेट्स बनेंगे इसके ये कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच। ये बेटा इसके गैमेट्स बनेंगे। अब जब मैं आगे पनेट बॉक्स बनाऊंगा तो पनेट बॉक्स में कैपिटल एच और एक स्मॉल एच, एक कैपिटल एच और एक स्मॉल एच, कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच स्मॉल एच और स्मॉल एच। अब आप ये देखिए कि ये जो जितने भी ये वाली जो जीनोटाइप है जिसको मैंने रेड से सर्कल किया, इन सबको हंटिंगटन होगा क्योंकि इनके पास हंटिंगटन के जीन्स मौजूद। और जो बेटा इनका बेटा या बेटी का नॉर्मल होगा, याद रखिए यहाँ पे हम सेक्स के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे, बेटा या बेटी कुछ भी यहाँ पर आपके अगर वो नॉर्मल होगा तो समझ लें आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास जीन्स जो मौजूद होंगे वो होंगे स्मॉल एच और स्मॉल एच, ठीक है। अब जो पेडिग्री ट्री हमें शो करा रहा होगा वो कैसा शो करा रहा होगा, दोबारा देखिए। मैंने आपसे पीछे अर्ज किया कि अगर मैं रेड से बनाऊंगा तो वो बीमारी वाले को शो कर रहा है, ठीक है। माँ भी बीमार है, माँ को भी हंटिंगटन है, बाप को भी हंटिंगटन, ठीक है। अब इनके जो बच्चे आ रहे हैं इनमें एक बेटा भी उसको हंटिंगटन है, बेटी है उसको भी हंटिंगटन है, बेटा है उसको भी हंटिंगटन है। लेकिन इनका एक बेटा जो है वो क्या है, इनका एक बच्चा जो है वो नॉर्मल, ठीक है। मैं आपको सिखा क्या रहा हूं, मैं आपको जीनोटाइप लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखें ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर जो हम जीनोटाइप लिखेंगे इस वाले की, जो मैं ये डैश डाल रहा हूं, जो नॉर्मल है बच्चा, तो याद रखिए हम इसको लिखेंगे स्मॉल एच स्मॉल एच। आपको सबसे पहले ये लिखना आना चाहिए, लेटर्स लिखना सिखा रहा हूँ कि लेटर्स कैसे लिखते। ये स्मॉल एच, ये बच्चा नॉर्मल है। अब जब आपने इस बच्चे को नॉर्मल कंसीडर किया और उसके अंदर स्मॉल एच जीन्स मौजूद हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि एक स्मॉल एच उसके पास फादर की तरफ से आया है और एक मदर की तरफ से आया होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर फादर आपके पास और मदर जो है वो हंटिंगटन सफर कर रहे हैं और उनका एक बच्चा नॉर्मल है, तो एक चीज कंफर्म हो गई कि पेरेंट्स जो है वो दरअसल हेटेरोजाइगस होंगे, यानी कैपिटल एच स्मॉल एच वाले,
ठीक है, कैपिटल एच स्मॉल एच वाले होंगे, ठीक है, कैपिटल एच और स्मॉल एच वाले, ठीक है। यानी कि वो क्या होंगे, यानी कि वो आपके पास होंगे इस बीमारी के लिए हेट्रोजाइगस, ठीक है, वो इस बीमारी के लिए जो है वो हेट्रोजाइगस हो। अब जो इनके बाकी बच्चे हैं, मिसाल के तौर पे ये जो आपको बच्चे नजर आ रहे हैं, जहां 1 2 3 लिख रहा हूं, इनके बारे में आप नहीं कह सकते कि ये क्या हो। ये हो सकता है कैपिटल एच हो, ये हो सकता है कैपिटल एच स्मॉल एच हो, ठीक है। इनके बारे में आप नहीं कह सकते कि वो क्या हो। लेकिन वो बच्चा जो कि इनका नॉर्मल है, उसके बारे में आप कंफर्म क्या कह रहे हैं, कंफर्म कह रहे हैं कि आपके पास ये जो है ये लाजमी स्मॉल एच जीन्स जो है वो रखेगा, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी आपके पास, यानी कि अपनी आंखों में नक्श कर लें और 2 3 दिन तक रात को सोने से पहले एक चीज, रात को सोने से पहले आपने कलमा पढ़ लिया, सारे काम कर लिए, उससे भी पहले, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो इस पेडिग्री ट्री जो है इसको रिकॉल करना है। आंखें बिल्कुल नक्श कर लें कि देखें पेरेंट्स अब नॉर्मल है लेकिन कोई बच्चा नॉर्मल है। तो ये खास तौर पे किस केस में होता है, ये खास तौर पे ऑटोजोमल डोमिनेंट वाले केस में होता है, ठीक है। किसी के जहन में ये बात है कि सर ये ऑटोजोमल रिसेसिव क्यों नहीं हो सकता। देखें, अगर पेरेंट्स एबनॉर्मल हैं और ये वाला क्रॉस ऑटोजोमल रिसेसिव वाला होता है तो इनका ये वाला बच्चा कभी भी नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। इनका ये वाला बच्चा कभी भी नॉर्मल नहीं होता। उस कंडीशन में क्या होता, मैं कोने में बना रहा हूँ पेडिग्री, उस कंडीशन में ये होता कि पेरेंट्स एबनॉर्मल हैं तो इनके सारे बच्चे कंफर्म 100% चांस होता है कि वो एबनॉर्मल आते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के पास जो जीन्स मौजूद हैं, अगर अल्केप्टन यूरिया की बात करूं, पेरेंट्स के पास, दोनों के पास अल्केप्टन यूरिया के जीन्स मौजूद हैं, डब स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल, तो कोई बच्चा किसी सूरत भी नॉर्मल नहीं हो सकता, ठीक है। ये मैंने आपको जो मिसाल दी है, मैं इसको ब्लैक से ब्लॉक कर रहा हूं, ये मैंने आपको ऑटोजोमल रिसेसिव की मिसाल दी, AR, ठीक है। करें, नोट करें आप अपने पास इसको। और शुरू में जब आप बेटा इंट्रेंस की क्लासेस में आप ये वाली चीजें कर लेंगे ना, आपके सामने जितने सवाल इस तरह के आ जाए, आप धड़ाधड़ सॉल्व करते चले जाएं। जब आप उसको धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जितना ज्यादा आप उसको सॉल्व करेंगे, आप मजीद से मजीद एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। और ये पेडिग्री के बगैर तो आपका पेपर ही नहीं बनता, ठीक है। पेडिग्री के बगैर बेटा आपका जो है वो पेपर ही नहीं बनता। बहुत अच्छी बात हो कि अगर आप इसको कलर से ही बना लें और जैसे मैं जीनोटाइप लिख रहा हूँ वैसे ही लिखें अपने हाथ से। स्लाइड्स पे रियलाइज ना किया, अगर मुझे स्लाइड्स के प्रिंट आउट्स निकाल के आप अपने पास नहीं रखते, स्लाइड्स
मेमोरी फुल होने के बाद डिलीट भी हो जाती हैं। अपने पास लेक्चर नोट करने की जो आपकी आदत है, आपने उसको खत्म नहीं करना है, आपने उसको ड्रॉप नहीं करना है। अपने हाथ से नोट करने की आदत डालें। अच्छा, अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो बेटा आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं सेक्स क्रोमोसोमल की बात करने जा रहा था, लेकिन सेक्स क्रोमोसोमल की बात अच्छी खासी लंबी है। सेक्स क्रोमोसोमल के लिए बस बराए मेहरबानी सबसे कह रहा हूँ इतनी बात याद रख लें और मुझे अगले हफ्ते तक डिलीवर कर दीजिएगा कि सेक्स क्रोमोसोमल के लिए हम XX और XY इस्तेमाल करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट के लिए हम XX और XY इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोमल के लिए हम, जब आप देखेंगे उसमें, आप इसको बस देख लें और से, कैप्टन यूरिया के लिए मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए और H कैपिटल स्मॉल एच इस्तेमाल किया है, मैंने X और Y इस्तेमाल नहीं किए। सेक्स क्रोमोसोमल की जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तो हम उसमें जो है वो लाजमी XX और XY की बात करेंगे, ठीक है। और उसके पेडिग्री ट्री का अंदाज ही अलग होगा। और अभी देखें मैंने साइड में इसके ऑटोसोमल डोमिनेंट के साइड में ऑटोसोमल रिसेसिव वाला बनाया हुआ है कि कोई ये कहे कि सर ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों नहीं हो सकता, तो जवाब ये है कि अगर वालिदैन अफेक्टेड हैं तो बच्चे तो फिर सारे अफेक्टेड होंगे ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ा अजीब सवाल करने लगा हूँ, ठीक है। निहायत ही अजीब सवाल है जो मैं समझता हूँ मैंने कभी किया नहीं है। कोई ऐसा बच्चा इस क्लास के अंदर जो ये समझ रहा हो, क्या कहते हैं कि सर मेरी तो बेसिक्स इससे भी नीचे हैं, तो मैं क्या कहते हैं कि बिल्कुल कुछ गेट नहीं कर पाया, तो वो मुझे बता दे। जिस वक्त मैंने ये टॉपिक शुरू किया था तो मेरे अपने जितने इंस्टीट्यूट के मेरिटोरियस के बच्चे हैं, मेरे जहन में ये था कि कहीं वो बोर हो रहे होंगे, ठीक है। मैंने जब इसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश की है कि वो मेरे बच्चे बोर ना हो, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो कहे सर मेरी बेसिक इससे भी नीचे और मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तो वो मुझे बताइए सर। क्योंकि लॉकडाउन बेटा हुआ है ना, लॉकडाउन जो भी लिमिटेड हुआ है तो उसमें ऐसा है, वरना तो ऐसा भी हुआ है कि मैं अपने लास्ट ईयर की बात बताऊं आपको कि जब मैंने ये टॉपिक कराना शुरू किया था मेरे पास जितने आउटसाइडर्स थे, मेरे पास 130 स्टूडेंट्स थे एक क्लास के अंदर, तो जो जिनकी बेसिक्स बहुत ही नीचे थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है वो आप क्या कहते हैं कि बताएं कि जिसकी बेसिक इससे भी नीचे, तो वो आ जाए एक क्लास में। तो वो उसमें से आपके पास, मेरे पास तकरीबन आधे 80-90 स्टूडेंट जो मेरे आउटसाइडर्स थे वो आ गए, इसलिए मैं बात पूछ रहा हूँ। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। एहतिशाम अपनी स्क्रीन पे से अनम्यूट करो। जी एहतिशाम, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा सवाल करिए। हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना शुरू करें। सर ये क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे हंटिंगटन डिजीज है तो इसमें हेट्रोजाइगस ही की वजह से वो होगा, लेकिन अगर होमोजाइगस हो दोनों तो फिर वो लाजमी चारों को ही होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अगर दोनों, अगर बिलफर्स्ट पेरेंट्स में से कोई एक भी अगर होमोजाइगस हुआ ना तो सारे लोगों को होगा, जी जी, ठीक है। पेरेंट्स में अगर किसी को कोई भी पेरेंट, एक पेरेंट भी अगर होमोजाइगस हुआ तो लाजमी वो फिर सबको होगा। आपका कहना बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह हम पेडिग्री ट्री सर आपको देके स्क्रीन पे देके आपको इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ और बोलो बोलो, जो आवाज आ रही है, तुम बेफिक्र हो, आवाज आ रही है। जो रेस है यानी उसमें फिर इस तरह नहीं हो।
बेटा आपकी आवाज थोड़ी इको कर रही है, दोबारा बताइए। सर जो समझ आ गया तो यही केस का कि हेटेरोजाइगस और यानी इसमें हो सकता है फिर होमोजाइगस में। मैं 1 मिनट किसी और को अनम्यूट करके देखता हूँ कि आपकी साउंड इको कर रही है, उसकी भी कर रही है क्या? हाँ, कोई और हैंड रेस करें। सोफिया आप हैंड रेस करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ, आपकी आवाज तो सही आ रही है। अच्छा, बोर तो नहीं हुई है बेटा आप आज क्लास में? नहीं सर। हाँ, नहीं सर, मैं साथ साथ मैं कर वैसे रही ही थी पूछ रहा जो भी हूँ आप करवा आपका रहे मेरा थे। रिवीजन भी। नहीं, मैं वैसे ही एक बात पूछ रहा हूँ कि आपको, आप लोगों ने तो ये सब पहले बेटा किया हुआ है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको आज की क्लास बोरिंग लग रही हो कि नहीं हमने तो इससे ज्यादा किया हुआ है और बहुत ज्यादा। असल में नहीं मेरे सर, पास बस कॉलेज थोड़ा के पता स्टूडेंट्स था भी कि हैं। किया हुआ है। हाँ जी हाँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, वो डिफेंस कैंपस के भी हैं और आउटसाइडर्स बहुत सारे हैं। मैं पूरी कराची से ये स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए ठीक है, मैं वैसे ही आपका ओपिनियन ले रहा था और आपकी नेट भी चेक कर रहा था कि मैं इस बहाने के अपना नेट चेक कर लूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बेटा मैं आतिशाम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। असल में सर मैं केपी में हूँ, इस वजह से आवाज़ जो आप कनेक्शन कम है, इस अच्छा वजह अच्छा से अच्छा, कम इतनी आ दूर रही से है, हो। पड़ ओहो, रही मुझे होगी। खुशी हुई। वहाँ बर्फबारी हो रही है क्या? जी सर। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। सर मैं ये क्वेश्चन का ऑटोसोमल डोमिनेंट तो समझ आ गया, लेकिन अगर ऑटोसोमल रिसेसिव हो तो उसमें फिर केस नहीं होगा ना कि होमोजाइगस होंगे तो फिर वो चारों बच्चे या जितने भी बच्चे वो होंगे, डिजीज डिफिशिएंसी होगी उन्हें। जी हाँ बिल्कुल, मैंने कोने में आपको जो अपना क्रॉस बना के दिखाया है ना, तो उसमें अगर देखें वालिदैन होमोजाइगस है, दोनों वालिदैन को कैप्टन यूरिया है, स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है मौजूद, तो वो बच्चे लाजमी सफर करें। और हंटिंगटन के अंदर क्या है, अगर एक भी पेरेंट होमोजाइगस हुआ और दूसरा पेरेंट हेटेरोजाइगस तो वो सब बच्चों को होगा उस सूरत में। देखें दोनों पेरेंट्स को अगर हंटिंगटन है और दोनों होमोजाइगस है तो कंफर्म ही होगा। लेकिन अगर एक पेरेंट को भी एक पेरेंट भी होमोजाइगस हुआ हंटिंगटन के लिए और दूसरा हेटेरोजाइगस हुआ, तब भी सारे बच्चों को होगा। ओके, ना सर। जी बेटा सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम sir, am I तनीषा? audible? जी हाँ बिल्कुल। Sir, I wanted to ask the letters that we have been using, the process. So for alkyl captain urea, we have been using ACE, and similarly for other diseases like Tay-Sachs and Gaucher's, would we be using the first letter like T or G? We usually prefer to use the closest letter. It's up to us that whether we use the initial one or some else. So there is no any hard and fast rule to denote it with the initial letter. No any hard and fast rule. Phenyl ketone urea we use P, or this is not